नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरन सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई उसके क्या इम्पैक्ट पड़े हिंदुस्तान के ऊपर, हम हमारे देश पे उसके क्या क्या प्रभाव पड़े। आज इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक समृद्ध भारत का निर्माण करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है सही इतिहास का जानना, क्योंकि अगर आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो इतिहास बनकर रह जाएंगे। तो इससे बेहतर है इतिहास पढ़ें और एक समृद्ध भारत का निर्माण करें, और इस वीडियो को शेयर करके मेरी इस मिशन में सहायता करें। धन्यवाद। चलिए आप लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो 1857 तक ये एक्सपेंशन जो है ब्रिटिशर्स का वो काफ़ी हद तक हो चुका था। ये जितनी आप पिंक वाली टेरिटरी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का एक तरीके से पूर्णतया कंट्रोल था। ये जितनी पिंक वाली टेरिटरी है, और जितनी ये येलो वाली टेरिटरी है देख पा रहे हैं आप, इन पे इनडायरेक्ट कंट्रोल था एक तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस वगैरह साइन था। ये कुछ हद तक न्यूट्रल एरिया थे। कश्मीर वाला कुछ क्षेत्र, हिमाचल वाला कुछ क्षेत्र, या भूटान नेपाल वाला क्षेत्र, लगभग न्यूट्रल थे। आप इनको न्यूट्रल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स का कुछ इंटरेस्ट खास नहीं था यहाँ पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो अब आप ये कह सकते हैं अगले 90 सालों तक, 90 ईयर्स तक हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट यही मैप रहेगा। ये जो मैप है अभी, इसी तरीके यही मैप रहेगा पूरे इंडिया का। ये मैप अब क्योंकि अब ये आगे कोशिश नहीं करेंगे एक्सपैंड करने की, इसी में अपने आप को एडमिनिस्टर करने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्रिटिश डोमिनियन एरिया है, पिंक वाला, येलो वाला प्रोटेक्टेड स्टेट है, ग्रीन वाले इंडिपेंडेंट स्टेट हैं। ये 1857 तक ये स्थिति हो गई थी हिंदुस्तान की। तो इतने ज़्यादा जब विद्रोह हुए, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, 1857 की जो क्रांति थी 1857 की, वो 1858 तक लगभग ख़त्म हो चुकी थी। एक साल या सवा साल कह सकते हैं, 1859 तक भी जनवरी फरवरी तक चली थी। कहीं कहीं ये भी इतिहास में लिखा मिलता है। तो ये सवा साल तक युद्ध चला था। इसमें बहुत ज़्यादा जनमान की हानि हुई थी, और बहुत ज़्यादा ब्रूटल घटनाएं भी देखने को कहीं कहीं मिली, दोनों तरफ से देखने को मिली। जैसे कानपुर का मसाकर है, वो जो बागी सिपाही थे या नाना साहब थे, उनकी तरफ से भी ब्रूटल था, और उसे क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स की तरफ से तो और ज़्यादा ब्रूटल था। तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गई थी चीज़ें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था, और इसके चलते ब्रिटिश क्राउन ने ये डिसाइड किया कि अब क्यों ना हम उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि अब दोबारा ऐसा बवाल ना हो, जो अब तक हुआ है ये दोबारा ऐसा पंगा ना हो। तो इसके चलते ये एक फरमान जारी करती हैं क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया वहाँ की रानी हुआ करती थी उस टाइम पे, और क्वीन विक्टोरिया जो थी उस टाइम तक लार्जेस्ट सर्विंग क्वीन थी। अभी तो क्वीन एलिजाबेथ हैं, इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया हुआ करती थी। तो 1 नवंबर 1858 को जो लॉर्ड कैनिंग थे, वो इलाहाबाद दरबार में अनाउंस करते हैं। इनका जो फरमान आता है, बोलते हैं कि नो डिज़ायर फॉर एनी फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो हमारी टेरिटरी है, इसका अब कोई आगे विस्तार नहीं किया जाएगा। हकीकत तो ये थी कि अब ये विस्तार करके जाते ही कहाँ, ऑलमोस्ट सारा तो कब्जा कर ही चुके थे। अब कोई बाउंड्री कूद कर ये कहीं चाइना या तिब्बत तो जाने वाले थे नहीं, और हिली एरिया में इनको थोड़ा उसे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्टर करना थोड़ा मुश्किल था इनके लिए। इस वजह से इन्होंने यही जारी कर दिया कि नो फर्दर एक्सपेंशन फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जो है अब कोई फर्दर टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं होगा, ऐसा इन्होंने बोल दिया। दूसरा था द राइट एंड डिग्निटी ऑफ नेटिव प्रिंसेस शैल बी रिस्पेक्टेड, नो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो हमारे नेटिव प्रिंसेस हैं या किंग हैं यहाँ के, इनकी जो डिग्निटी है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसी कोई अब चीज़ें नहीं रहेंगी, जो कि डलहौजी करके गया था। डलहौजी भी सोच रहा होगा, यार कितना बढ़िया नियम था, मैंने इतना कुछ इन लोगों को अचीव करके दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत आज उसी को ये लोग बंद कर रहे हैं। खैर, ये तो मजाक के लिए था। तो इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बंद कर दिया। और नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स एंड सोसाइटी। इन्होंने बोला अब रिलीजियस अफेयर और इनकी जो लोकल सोसाइटी है इंडियंस की, इसमें भी अब कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा सती प्रथा या विडो रीमैरिज एक्ट जो लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, उसके तहत इन्होंने धार्मिक चीज़ों में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। हालांकि इससे अब क्या होगा, इसका एक बुरा इंपैक्ट भी पड़ेगा। जो
सोशियो रिलीजियस इम्प्रूवमेंट है या डेवलपमेंट है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब सोसाइटी और रिलीजन से जुड़ी हुई किसी चीज़ें में ध्यान ही नहीं देंगे, बिल्कुल अलग हट के हो जाएंगे, वहाँ से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो इन्होंने इंटरफेरेंस, जैसे सती प्रथा जो थी, सती थी या फिर उसे क्या बोलते हैं, ये बहुत ही घटिया प्रथा थी एक तरीके से कहेंगे। और जो विडो विडो रीमैरिज एक्ट लेकर आए थे ये लोग, ये एक अच्छी चीज़ थी और सती को बैन करना अच्छी चीज़ थी। तो कुछ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट इन्होंने अच्छे भी किए और वो सच में आज सराहनीय हैं, तारीफ के काबिल हैं। तो जैसे कि कुछ बुरे भी थे, जैसे कन्वर्जन बहुत स्पीड से हो रहा था, जो मिशनरीज वगैरह आई हुई थी, सबको क्रिश्चियन बनाया जा रहा था पकड़ पकड़ के, वो गलत था। तो अब इससे क्या होगा, सोसाइटी का इंप्रूवमेंट एकदम से रुक जाएगा, स्पेशली रिलीजियस सोसाइटी का इंप्रूवमेंट रुक जाएगा ये होने से। और इंडियंस को और ब्रिटिशर्स को अब बराबर माना जाएगा, दोनों को इक्वल ट्रीट करा जाएगा, ये बोला गया। और जो उसे क्या बोलते हैं, लॉ है, वो सबके लिए बराबर हो जाएंगे। इक्वल एंड इम्पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देखो इक्वालिटी की बात करी जाने लगी है अब लॉ में भी। लॉ ब्रिटिशर्स हो या इंडियंस हो, दोनों के लिए बराबर हो जाएंगे। पहले अगर कोई इंडियन कोई क्राइम करता था, मान लो किसी हिंदुस्तानी ने मर्डर कर दिया, तो उसके लिए अलग सज़ा थी। अगर किसी ब्रिटिशर्स ने मर्डर कर दिया या किसी ब्रिटिश सिटीजन ने मर्डर कर दिया, तो उसके लिए अलग सज़ा थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे तुम कंपनी के ऑफिसर हो, चाहे ब्रिटेन के नागरिक हो या किसी अन्य यूरोपीय देश के नागरिक हो, या फिर हिंदुस्तानी हो, दोनों को बराबर सजा दी जाएगी अगर आप क्राइम करते हो तो। ऑल ऑफिसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी ओपन टू ऑल सब्जेक्ट, जैसे 1833, 1813 एंड 1853 में बातें उठने लगी थी। बेसिकली 1853 में वो पूरा हुआ था सिविल सर्विस, जो उसे क्या बोलते हैं, अब इंडियंस भी दे सकेंगे, ओपन कंपटीशन इंडिया में भी चालू कर दिया गया था स्टार्टिंग में 1833 वाले में और 13 वाले में, तो इसका विरोध हो गया था। तो अब ये बातें उठने लगी कि हाँ उसे क्या बोलते हैं, अब इंडियंस को भी जगह दी जानी चाहिए। तो इसके चलते भी बहुत ज़्यादा विरोधाभास की भावना थी। तो 1858 में बोल दिया गया कि अब चाहे सीनियर पोस्ट हो, कितनी भी सीनियर पोस्ट हो, सारी पोस्ट जो हैं वो यूरोपियन और इंडियन सबके लिए जो है ओपन हो जाएंगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अब सीनियर पोस्ट सिर्फ यूरोपियन के पास रहेंगी। और इन्होंने सेंट्रल जनरल एमनेस्टी रेबल ऑफ 1857, जो 1857 में जो विद्रोही थे जिन्होंने रेबल किया था, जिनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली ब्रिटिशर्स को मारने में नहीं था, जो सपोज कोई ऐसा था जिसने विद्रोह जरूर किया इनकी पॉलिसीज़ का, लेकिन किसी अंग्रेज को या ब्रिटिश सोल्जर को नहीं मारा, तो उनको माफ़ कर दिया गया, उनकी ज़मीनें उनको लौटा दी गई। और इस तरीके से अवध और बंगाल के जो फ्यूडल्स थे, जो सामंतवादी जो जमींदार थे, उनको उनकी पोजीशन फिर से दे दी जाती है। और क्वीन ने बोला कि अब जो भी इनकी पोजीशन है इनको दे दी जाए, और जो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, जिन्होंने मर्डर किया है ब्रिटिश का, इनको नहीं छोड़ा जाएगा, इनको तो इनके साथ तो बहुत गलत किया जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल विद्रोह कर रहे थे, जिन्होंने किसी ब्रिटिशर्स का मर्डर नहीं किया, उनको उनकी पोजीशन दे दी जाएगी। और अब ये अगले 60 सालों तक यही चीज़ें फॉलो होनी हैं। और आर्मी में कुछ चेंजेस करे गए, क्योंकि इनका अब कहना था कि अब कुछ ऐसा हो कि अब दोबारा आर्मी ऐसा ना करे कि हमारे अगेंस्ट हो जाए और हमारी आर्मी हमारे अगेंस्ट रेबल कर दे, हमारे सिपाही हमारे अगेंस्ट हो जाए। तो इसके चलते इन्होंने क्या किया, यूरोपियन ट्रूप्स इंक्रीज़ किए। पहले आपने देखा होगा यूरोपियन कम थे, हिंदुस्तानी ज़्यादा थे, अभी भी इंडियन ज़्यादा रहेंगे, लेकिन यूरोपियन को इन्होंने 45,000 से 65,000 कर दिया। और इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो थे वो 2,45,000 से 1,40,000 पे कर दिए, घटा दिए गए। आप देखो क्या हो रहा है, यूरोपियन को बढ़ाया जा रहा है, इंडियंस को घटाया जा रहा है। और जो रेशियो है 1:2 हो गया बंगाल में, 1:3 हो गया आपके उसे क्या बोलते हैं दूसरे वाले एरिया में। और इंडियन आर्टिलरी यूनिट को पूरी तरीके से डिसबैंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मान लो तोप खाने जो हैं, तोप जिनके पास हैं, वो सिर्फ अब ब्रिटिश इन्फेंट्री हैं, उसे क्या बोलते हैं ब्रिटिश ट्रूप्स जो हैं, ब्रिटिश यूनिट के पास ही तोप रहेंगी, इंडियंस के लिए बैन कर दी गई। ठीक है, क्योंकि तोप से आप काफ़ी हद तक घात पहुंचा सकते हैं, तो इनको लगा कि अब इंडियंस के पास तोप रहेंगी तो ज़्यादा घात पहुंचा सकते हैं हमें, इसलिए इनसे तोप छीन ली जाए। तो इंडियन जितनी यूनिट थी उनसे तोप बिल्कुल आर्टिलरी डिसबैन कर दी जाती हैं। और जो पूरी सारी की सारी जो सीनियर पोस्ट हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं यूरोपियंस के लिए। ठीक है, लाइसेंसिंग एक्ट आता है उसके बाद 1857,
इसके तहत क्या किया गया, लाइसेंस एक्ट 1857 था, इसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी गई। इसमें क्या था, जैसे मेट कैफ़े वगैरह जो प्रेस को रेगुलेट करने के लिए एक्ट आए थे, ये एग्जिस्ट करते थे ऑलरेडी, तो इनको थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे किया गया और उससे क्या बोलते हैं, जो न्यूज़पेपर बुक्स के पब्लिकेशंस हैं इनको भी थोड़े तरीके रेगुलेट करने की कोशिश करी गई और बहुत चीज़ों पे बैन भी लगा दिया गया। और कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो कि कहे नहीं जा सकते लेकिन ये रियलिटी है, जैसे रेशियल बिटरनेस, एक कड़वाहट भर गई थी दोनों रेसों के बीच में कि गोरे और काले की एक जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ब्रिटिश के अंदर एक अलग तरीके की हीन भावना पैदा हो गई थी। उन्हें लगता था इंडियंस जो हैं ये केवल लाठी के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते, ये उनके अंदर कुछ इनबिल्ड हो गया था, उनके ब्रेन में ऐसी चीज़ों ने घर बना लिया था जो इंडियंस हैं ये केवल लाठी के भूत हैं, इनको मारा पीटा जा सकता है तभी ये सही रहेंगे। और उससे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश भी अब अपने आप को कुछ कंजर्वेटिव फील करने लगे थे और इनको लगा कि जो ये फ्यूडल लोग हैं, जो जमींदार टाइप के लोग हैं, यही लोग ठीक हैं और बाकी के जो लोग हैं, ये जो निचले तबके के लोग हैं, ये बहुत ही घटिया लोग हैं, ये केवल लाठी के भूत हैं। ऐसा इन्होंने एक, आप ये कह सकते हैं, अपने मन में ऐसे विचार बना लिए कि केवल ये लोग लाठी के भूत हैं और बाकी जो इंडियंस हैं, सॉरी, ये लाठी के भूत हैं और जो फ्यूडल हैं इंडिया के अंदर, जो जमींदार टाइप लोग हैं, यही ठीक हैं, बाकी आम लोग लाठी के भूत हैं, इनको लाठी से मारो पीटो प्रताड़ित करो, क्योंकि ये लोग बहुत ही अनसिविलाइज्ड लोग हैं, ऐसा इनका एक मत बन गया। और टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इनमें सब में बहुत ज़्यादा डिले हो गया क्योंकि अब इन्होंने इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना बंद सा कर दिया था। और क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायरेक्ट उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया गया क्राउन के पास, जो कि क्वीन विक्टोरिया के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के। हालांकि आप एक तरीके से कह सकते हैं पहले भी 1773 आपको याद हो अगर, रेगुलेटिंग एक्ट जो था, तभी से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर कहीं ना कहीं रेगुलेट ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कर रही थी। तो इन दोनों के बीच में ऑलरेडी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थी, लेकिन अब कम्प्लीटली जो है हैंड ओवर कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन के। पहले भी उन्हीं के हाथ में था लेकिन अब डायरेक्टली हो गया, पहले इनडायरेक्टली था। ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पार्लियामेंट में शुरू से रहा है, इनके फंड से कुछ बहुत सारे एमपी जीतते थे वहाँ पे और पार्लियामेंट वहाँ से मिलिट्री पावर देती थी, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ बनाती थी। लेकिन अब कम्प्लीटली ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन के क्राउन को दे दी जाती है डायरेक्टली। फिर ये एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। पहली बार हिंदुस्तान की सरकार बनती है, ऐसा लगता है हिंदुस्तान में अब सरकार बन गई है और एक नया कानून बनाया जाता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाएगा, 1858। इसमें क्या होता है, अब डायरेक्ट जो रूल हो रहा है वो डायरेक्ट ब्रिटिश मोनार्क के थ्रू हो रहा है इंडिया के अंदर, डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के हाथ में है सब कुछ। अब वो जैसा चाहेंगे वैसा हो रहा है। अब कंपनी की मोनोपोली बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, कंपनी का यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा है और उनका एक राजघराने का एक बंदा यहाँ पे एक नुमाइंदा बैठाया जाएगा जो कि सीधे जो राजघराना है उसको रिपोर्ट करेगा। राजघराने की मर्जी से ही आएगा या उनके परिवार का ही आएगा या उनका जो सबसे खास आदमी होगा उसको बिठाया जाएगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसकी पोस्ट को हटाकर अब उसको वाइस रॉय बोला जाएगा, वाइस रॉय बना दिया गया। जो पहले जो वाइस रॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वाइस रॉय बनाए गए थे और वाइस रॉय जो होगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका, ब्रिटिश क्राउन का। चार्ल्स कैनिंग इनको बोलते हैं, इनका नाम था, इनको लॉर्ड की उपाधि प्राप्त थी। ये फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनते हैं और इसने अबॉलिश कर दिया डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ये सारी बकवासबाजी ख़त्म कर दी गई। इसने एक नया ऑफिस बनाया, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, और जो कि पूरी तरीके से कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइप पे काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होगा और ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। 15 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि असिस्ट करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई पोस्ट क्रिएट करी गई जिसके अंदर 15 लोग बनाए गए। एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह सकते हैं, जो कि अभी अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। उसी तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट थी, इसमें 15 लोगों की काउंसिल थी जो कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल किसको थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को।
8 अपॉइंटेड बाय द क्राउन, 7 अपॉइंटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टर। अब 8 जो है उनको अपॉइंट करेगा क्राउन और 7 अपॉइंट किसके द्वारा करे जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा, या उसके डायरेक्टर्स ही होंगे, कोई रीजनल डायरेक्टर है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई मार्केटिंग डायरेक्टर, वही लोग होंगे मतलब, ठीक है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में लोग हुआ करते थे। तो आप अब भी देख पा रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है। और काउंसिल ऑफ इंडिया वाज एडवाइजरी बॉडी, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाह देने का काम है इसका। और उससे क्या बोलते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा उसको चेयरमैन बनाया गया काउंसिल का। और चार्ल्स वुड करके थे ये पहले जो थे, लॉर्ड हैलिफैक्स भी बोलते हैं इनको, ये पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। और जो वाइस रॉय है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसको भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई 4 लोगों की, ठीक है, उसकी हेल्प करने के लिए। और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे ये किसी न किसी डिपार्टमेंट के हेड होंगे और ये वाइस रॉय के ऑफिशियल एडवाइज़र भी होंगे। तो बेसिकली जो 1858 में कानून आया उसका मेन मकसद यही था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है इसमें सुधार करना और इसको इंग्लैंड से कंट्रोल करना, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं, ये जो सिस्टम था ये आप देख पा रहे ऊपर के लेवल पे था, केवल ऑफिसर रैंक के लिए था, नीचे तो कोई बदलाव नहीं हो रहा, केवल ऊपर ऊपर से चीज़ें बदली जा रही हैं, जितने अधिकारी हैं ऊपर ऊपर के अधिकारी वही बदले जा रहे हैं बस। और एक तरीके से कहा जाए तो जिम्मेदार किसको माना जाना चाहिए, उस जो क्रांति हुई इस आदमी को, चार्ल्स कैनिंग को। लेकिन इस हिसाब से इसकी नौकरी भी चली जानी चाहिए थी चार्ल्स कैनिंग की, लेकिन इसको प्रमोट करके वाइस रॉय बना दिया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार किसको माना गया, डलहौजी को बोला गया। इसी की जो लैप्स की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से सारी गड़बड़ियाँ आई हैं। ब्रिटिश मीडिया तो ये तक लिखने लगा था कि इंडिया हमारे हाथ से जाने वाला है इस क्रांति के दौरान। तो 1858 में इतना ज़्यादा उसके खिलाफ आर्टिकल्स लिखे गए डलहौजी के खिलाफ, और पूरा ब्लेम उस पर ठहराया गया। वो भी बेचारा सोचता होगा मैंने कितना विकास किया वहाँ जाके, कितना कब्जा किया लोगों का, और मुझे ही बोला जा रहा है कि आप बेकार हो गए हो। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया जाता है, जो हड़प नीति थी उसको ख़त्म कर दिया जाता है। और इसके कार्यकाल में एक वाइट म्यूटिनी हुई थी 1859 में। वाइट म्यूटिनी क्या थी, इसकी तारीफ करी जाती है, देखो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इसने सब कुछ 1857 की रिवोल्ट को 1 साल के अंदर सप्रेस कर दिया, तो इसके चलते इसको बनाया जाता है वाइस रॉय। हालांकि गड़बड़ी इसकी भी हुई होगी क्योंकि इसी के कार्यकाल में घटनाएं हुई, लेकिन उसका जिम्मेदार डलहौजी को माना गया। व्हाइट म्यूटिनी एक और म्यूटिनी होती है इसी के कार्यकाल में। व्हाइट म्यूटिनी क्या थी, जो यूरोपियन थे अदर दैन ब्रिटिशर्स, उनको भी सिपाही के लिए ट्रूप्स, यूरोपियन ट्रूप्स को भी भर्ती किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी की मिलिट्री में। तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया कि ब्रिटिशर्स की तो सैलरी बढ़ाई जा रही है, सबकी बढ़ाई जा रही है, हमारी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही, उनके साथ भेदभाव होने लगा, ऐसा होने लगा। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब वो विद्रोह करते हैं तो उनको बोला गया तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और भाग जाओ। और कैनिंग के टाइम पे क्या हुआ, जो सीआरपीसी है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और जो आईपीसी है इंडियन पीनल कोड, इसकी भी एंट्री जो है 1861 1862 इसी के टाइम पे हुई। हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो बेंटिक के टाइम पे हुई थी। बेंटिक ने स्टार्ट कर दिया था कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होना चाहिए और उसे क्या बोलते हैं इंडियन पीनल कोड होना चाहिए, लेकिन ये दंड संहिता जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1861 1862 में चार्ल्स कैनिंग के द्वारा कराया गया। और आज भी हम 1861 और 62 का आईपीसी सीआरपीसी फॉलो करते हैं बहुत हद तक। इसने पुलिस कमीशन के लिए रिकमेंड किया। 1861 में इंडियन पुलिस एक्ट निकल के आता है, जिसमें रिकमेंड किया गया कि अब जो है एक उसे क्या बोलते हैं, हर लोकल गांव में एक विलेज मैन होगा जो कि एक लोकल कांस्टेबल टाइप होगा। कांस्टेबलरी पोस्ट बनाई गई जिसको गांव वाले खुद मेंटेन करेंगे, मतलब गांव वालों से पैसा लिया जाएगा। वॉचमैन टाइप होगा हर एक गांव में। और एक इंस्पेक्टर जनरल होगा प्रोविंस में, जिसको प्रदेश कह सकते हैं, उसको देखने वाला एक इंस्पेक्टर जनरल होगा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी जिसको बोलते हैं वो हर एक रेंज में होगा, और एसपी हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। हम अब भी इसी प्रणाली को बहुत हद तक फॉलो करते हैं और इस प्रणाली के चलते बहुत सारा फायदा भी हुआ और ये बहुत सक्सेसफुल प्रणाली रही, जिसके चलते जो डकैती थी या ठगी थी ये बहुत हद तक समाप्त हो गई। और हालांकि ये जो पुलिस थी, ये ब्रिटिश की पुलिस थी, ये बहुत ही ज़्यादा आप ये कह सकते हैं क्रूएल थी इंडियंस को लेकर, और इसका इस्तेमाल बहुत सारे नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने में किया गया। तो 1857 का जो कानून था उसमें ज़्यादा तो कुछ बदलाव ला नहीं पाए थे, क्योंकि जो बेसिकली ऊपर के ऑफिसर्स थे उन्हीं में बदलाव लाया गया था, निचले स्तर पर ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था। तो इसके चलते आगे चल के इसको हटाना तो था ही, इसमें पंगे तो होने ही थे। तो फिर इसलिए इन्होंने क्या किया, 1861 में एक दूसरा एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861।
इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वाइसरॉय की, उसमें 4 से अब बढ़ाकर 5 मेंबर कर दिए जाते हैं, और 3 मेंबर जो हैं वो अपॉइंट करे जाएंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? एक तरीके का मंत्री है जो कि बैठा हुआ है ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, जो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है ब्रिटेन की पार्लियामेंट को कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। अगर इंडिया के अंदर कोई भी व्यवस्था गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की होगी। ठीक है, तो 3 मेंबर उसमें से ये अपॉइंट करेगा, 2 मेंबर कौन अपॉइंट करेगा? जो क्राउन है, डायरेक्टली क्राउन से अपॉइंट करे जाएंगे, मतलब कि रानी अपॉइंट करेंगी, जो ब्रिटेन की रानी है वो डायरेक्ट अपॉइंट करेंगी 2 मेंबर। हालांकि 1869 तक ये कानून बदल दिया गया, 5 के 5 मेंबर जो हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, उनको अपॉइंट करने का काम क्राउन के हाथ में दे दिया गया। और पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत यहीं से होती है। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या, हालांकि अनऑफिशियली पोर्टफोलियो सिस्टम जो है कैनिंग ने 1859 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन 1861 में ऑफिशियली इसकी शुरुआत होती है। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है, जो कि हम अभी भी फॉलो करते हैं, जैसे आपको किसी चीज़ का विभाग दे दिया गया तो आपको अपना डिपार्टमेंट देखना है, किसी को किसी का डिपार्टमेंट देखना है, सबको अपना अपना मतलब डिपार्टमेंट देखना है। जो इसके उसे क्या बोलते हैं, वाइसरॉय की काउंसिल जो है, इसके जो मेंबर्स होंगे, इनको अपना, जैसे 4 से 5 मेंबर हैं, इनको एक एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा और इनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी कि तुमने उसमें क्या किया। ठीक है, तो सबको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया गया। जैसे आज भी हमारे देश में मंत्रालय होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री किसी के पास है और फाइनेंस मिनिस्ट्री किसी के पास है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी पोर्टफोलियो सिस्टम यहीं से शुरुआत हुई 1861 से, ऑफिशियली अगर हम कहें। वैसे अनऑफिशियली 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने इसकी शुरुआत कर दी थी। और वाइसरॉय जो है उसे क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा और पावर दे दी गई कि आप 6 से 12 मेंबर और एडिशनल, मतलब अतिरिक्त मेंबर और जोड़ सकते हो अगर आप चाहो। उसे क्या इसमें अपनी काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अगर चाहो तो आप अतिरिक्त 6 से 12 मेंबर और जोड़ सकते हो। ये परमिशन, ये इतनी पावर दे दी गई वाइसरॉय को। लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई, आप अगर मेंबर जोड़ते हो तो उसमें से कम हाफ मेंबर जो हैं वो इंडियन्स होने चाहिए। सपोज आप 12 मेंबर ऐड करते हो कोई अतिरिक्त, तो उसमें से 6 जो होंगे वो हिंदुस्तानी होंगे। और 1862 से 1892 के बीच में 45 ऐसे भारतीय नॉमिनेट करे गए एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मेंबर क्यों इनको बोला गया? क्योंकि ये लोग डायरेक्टली ब्रिटेन से अपॉइंट होकर नहीं आए थे, इनको वाइसरॉय ने यहीं पे अपॉइंट किया था। और स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये 45 में से 25 जो थे वो बड़े बड़े जमींदार थे, और 7 जो थे वो प्रिंसली स्टेट के कोई रूलर वगैरह हुआ करते थे। मतलब स्टार्टिंग में केवल राजा महाराजा ही इनके मेंबर हुआ करते थे, जिनको ऐड किया गया। और आगे चल के फिर कुछ लॉयर या मजिस्ट्रेट या जर्नलिस्ट या मर्चेंट भी ऐड किए जाने लगे। हालांकि इनका जो पार्टिसिपेशन था वो एक तरीके से नेग्लिजिबल था, इन पर कोई ध्यान नहीं देता था, ज़्यादा इन पर पावर भी नहीं थी। लेकिन हाँ, एक शुरुआत हो चुकी थी कि हिंदुस्तानियों को भी जोड़ा जाने लगा था वाइसरॉय की काउंसिल में। हालांकि इनके जो इनकी पावर्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी, बस इनकी हामी भरवाने के लिए, यस और नो करने के लिए ही इनको रखा जाता था, ज़्यादा इनका कोई रोल नहीं था। लेकिन फिर भी एक शुरुआत हो चुकी थी कि हिंदुस्तान के भी लोग अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा होने लगे थे। तो जो स्टार्टिंग में और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंडियंस को भी इसमें लॉ मेकिंग वगैरह में कोई कानून बनाना है, उस प्रोसेस में हिस्सा माना जाने लगा था। और हालांकि ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन था, लेकिन बहुत बड़ी बात थी कि हाँ, आप इंडियंस भी इस चीज़ में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडियंस को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। जो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने सबसे पहले 3 व्यक्तियों को जोड़ा, उनमें पहले थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरे थे सर दिनकर राव। ये कौन थे? ये दीवान थे ग्वालियर के। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से आम आदमी को कोई पावर नहीं थी, लगभग सब सारी पावर राजा महाराजाओं को ही दी गई थी। और क्या होता है, ये वाइसरॉय को पावर दे दी गई थी कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कानून बना सकता है, और इमरजेंसी की कंडीशन में ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्डिनेंस में किंग पावर कहाँ से आई है, वो 1861 के एक्ट से आई है। और ये ऑर्डिनेंस जो है 6 महीने तक वैलिड रहेगा, 6 मंथ तक और वैलिड रहेगा। इमरजेंसी कंडीशन में वो ऑर्डिनेंस से कोई कानून भी पास कर सकता है। और एक डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई, एक तरीके से कह सकते हैं। जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, इनको पहले सेंट्रलाइज किया जा रहा था 1733 से लेकर 1773 से लेकर 1833 तक।
पूरी पावर कलकत्ता ले जाई जा रही थी, मतलब इनकी ऑटोनॉमी छीनी जा रही थी, धीरे धीरे इनकी पावर ख़त्म करी जा रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, इनको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया थोड़ा थोड़ा, इनको भी ऑटोनॉमी दे दी गई और इनसे बोला गया कि तुम अपने लोकल लेवल पे तुम भी चाहो तो अपना टैक्स कलेक्ट कर सकते हो और तुम्हें ग्रांट कलकत्ता की तरफ से तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुम अपनी तरफ से भी टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। और वाइस रॉय चाहे तो नए प्रोविंसेस बना सकता था, किसी को भी ऑल्टर कर सकता था, कहीं पर भी जोड़ सकता था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनको बोलते हैं, ये वाइस रॉय किसी भी प्रोविंस में बिठा सकता था। और जो ये अल्ट्रेशन की पावर थी, स्टेट बना सकता है या डिवाइड कर सकता है, इसका सबसे पहले फ़ायदा सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा जो उठाया गया 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसका फ़ायदा उठाया। इसने क्या किया था, बंगाल विभाजन, बंगाल को डिवाइड किया था 2 पार्टों में। बंगाल डिवीज़न इसी कानून का फ़ायदा उठाकर किया गया था 1905 में। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनसे बोला जाता है कि ठीक है, अगर तुम्हें कलकत्ता से ग्रांट तो दिए जाएंगे, लेकिन तुम चाहो तो अपना बजट पास कर सकते हो और तुम्हें लगे कि कुछ कमी है तो आप अपना लोकल लेवल पे भी टैक्स ले सकते हो। तो यहाँ से लोकल फाइनेंस की स्टार्टिंग हो जाती है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी डिसेंट्रलाइजेशन की, क्योंकि क्या था, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आने लगी थी सेंट्रलाइजेशन के चलते। चारों तरफ से इन्होंने सेंट्रलाइज़ कर दिया था, अब इनसे चल नहीं रहा था। इन्हें लगा कि हाँ, डिसेंट्रलाइज़ करना चाहिए, बॉम्बे को भी अपनी खुद की पावर देनी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा नहीं आ पा रहा था वहाँ से और बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। और मॉडर्न एडवांसेस, मतलब जैसे बॉम्बे में कोई रोड की प्रॉब्लम है, तब वहाँ कोलकाता से पैसा आना है उसके लिए। अब कोलकाता से पैसा नहीं आ पा रहा है यहाँ तक, तो क्या करो, आप बॉम्बे से ही पैसा ले लो, वहीं पे ही टैक्स बढ़ा दो और वहीं से पैसा लेना शुरू कर दो। तो ये सारी चीज़ें थी। और इनको ये भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि नेशनलिज्म की शुरुआत हो चुकी है, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती जा रही है हिंदुस्तानियों के बीच में। तो इसके चलते कहीं ऐसा ना हो बंगाल हमसे छिन जाए या बंगाल हमसे चला जाए। तो ये दूसरे एरिया में भी सोच रहे थे कि अगर बंगाल हमसे चला गया तो दूसरे एरिया में एटलीस्ट प्रभुत्व हमारा बना रहेगा। तो इसके चलते ये डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे। और तीसरी एक चीज़ ये भी थी कि जो नेशनल मूवमेंट थे और ये चाहते थे कि अब हम कुछ थोड़े बहुत इंडियंस को इधर उधर से जब जोड़ेंगे पॉलिटिक्स में, तो ये भी एक लॉलीपॉप का काम करेगा हिंदुस्तानियों के लिए और हिंदुस्तानी चुपचाप शांत बैठ जाएंगे और अब कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि हम इंडियंस को भी अपनी पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करने लगे हैं। लोकल टैक्सेस इनको इंक्रीज़ करना था, बढ़ाना था। अब सेंट्रलाइज करके तो टैक्स बढ़ाए नहीं जा सकते, इसके लिए डिसेंट्रलाइज करना ज़रूरी था। तो ये सारे कारण थे इनके डिसेंट्रलाइजेशन से के। इसी के साथ इस लेक्चर की समाप्ति होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगले इसी इतिहास की सीरीज़ में अगले लेक्चर में बहुत जल्द मिलूँगा मैं आप सबसे। मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे थे फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। जय हिंद, जय भारत।